नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक क्लासेज में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी और ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो वीडियोस मैंने बनाए थे पार्लियामेंट से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसी पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, जिसमें जीएस का जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो नीचे लिखित दी गई हैं जो कि भारतीय संघीय प्रणाली को इंगित करती हैं। तो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, इसमें सही आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स, एंड थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र न्यायपालिका, एंड फिफ्थ ऑप्शन लिखित संविधान। ये तीन ऐसी विशेषताएं हैं जो भारतीय संघीय प्रणाली को इंगित करती हैं। तो 1, 3 और 5, तो 1, 3 और 5 इसका सही उत्तर है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कौन कौन से संस्था या आयोग हैं जो कि जिनका उल्लेख संविधान में है। तो इसमें से सिर्फ 2 ही आयोग हैं ऐसे। पहला है वित्त आयोग और 5वें नंबर पर है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, जो कि संविधान में उल्लिखित है। और इस हिसाब से ऑप्शन सही है 1 और 5। तो 1 और 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई जाती है। जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के बारे में संक्षेप में बताया था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, और लास्ट है उपचुनाव में यानी बाई इलेक्शन। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था भारत में अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, यानी 1, 2 और 3। बाई इलेक्शन जो लोकसभा का उपचुनाव होता है उसमें ये वाला सिस्टम अपनाया नहीं जाता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है, 2/3 बहुमत से लिया जाता है, प्रत्येक सदन में बहुमत से लिया जाता है, या फिर कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। तो ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत एक संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है और वो राष्ट्रपति बुला सकता है दोनों ही सदनों को एक साथ। तो उसमें जब वो बिल पास होता है तो साधारण बहुमत से पास होता है, ना कि 2/3 या फिर अलग अलग बहुमत से। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा साधारण बहुमत से। नेक्स्ट, कोई विधेयक अधिनियम या कानून बनने से पहले जिन चरणों से गुजरता है उनका सही क्रम क्या है। ये भी मैंने आपको बताया था जब पार्लियामेंट हम लोग पढ़ रहे थे कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट किस प्रकार से एक विधेयक कानून का रूप धारण करता है, किन चरणों से गुजरना होता है, और वो स्टेजेस, सभी स्टेजेस आपको बताई थी। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सरकारी गजट में प्रकाशन, संशोधन होना, संयुक्त समिति के पास जाना और राष्ट्रपति की सहमति। तो ये तो हम सभी को पता है कि सबसे जो लास्ट स्टेज होती है वो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की सहमति होती है। तो चौथा तो सबसे लास्ट में ही आएगा। हाँ, अन्य जो विकल्प है उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो चरण है वो है सरकारी गजट में प्रकाशन यानी फर्स्ट रीडिंग। मैंने बताया था प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, दूसरे सदन में विधेयक, और 5वां जो चरण होता है राष्ट्रपति की सहमति। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है यानी प्रथम वाचन होता है, उसी के अंतर्गत विधेयक का सरकारी गजट में प्रकाशन होता है। तो पहला हो गया सरकारी गजट में प्रकाशन। और यदि उस विधेयक को संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट कमेटी के पास या प्रवर समिति के पास भेजना होता है, ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उसे इसकी दूसरा जो चरण होगा वो संयुक्त समिति के पास जाना, यानी 1 के बाद 3। उसके बाद यदि कोई संशोधन होना है दूसरे सदन में जब विधेयक जाएगा तो 1, 3, 2, और सबसे लास्ट में राष्ट्रपति की सहमति। तो 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी 1, 3, 2, 4। आगे देख लेते हैं, भारतीय संसद की शक्ति पर प्रतिबंधों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है संसद में अधिकतर महत्वपूर्ण कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है संसद को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं, उपरोक्त कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं जिसके द्वारा भारतीय संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। संसद में अधिकतर महत्वपूर्ण कानूनों को पेश करने से पहले, यानी वो जो कानून का रूप धारण करते हैं बिल, उन बिल को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कुछ ही कानून है, जैसे कि धन विधेयक है जो मनी बिल होता है, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। यहाँ कह रहा है ऑप्शन कि अधिकतर महत्वपूर्ण कानून, तो ये गलत है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है संसद को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ये भी सही है। और नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो भी संसद की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं, 2, 3 और 4। पहला गलत है, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि लोकसभा का स्पीकर त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा, अगर आपने संसद वाला वो वीडियो देखा होगा, कि लोकसभा स्पीकर अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को देता है, और डिप्टी स्पीकर को देता है, तो दोनों एक दूसरे को देते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद तथा राज्य विधानसभाएं किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि वह बिना अनुमति के सदन से, अब यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, 30 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है, 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है, 90 दिन और 120 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 60 दिन। 60 डेज के लिए अगर कोई भी सांसद सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी बिना अनुमति के, बिना बताए। नेक्स्ट, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कोरम पूछा जा रहा है, कोई भी सदन की कार्यवाही अगर चलानी है तो उसके लिए कम से कम कितने सांसद का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो एक कोरम डिसाइड किया गया संविधान द्वारा, जो कि है 10%, यानी 1/10 टोटल जितने मेंबर हैं उस सदन में, उसका 10वां हिस्सा कम से कम उपस्थित हो सदन को चलाने के लिए। तो कोरम यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला भी है, कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर ये शब्द जो है उपलब्ध, अगर आपको आंसर आता है फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये उपलब्ध का मतलब अनुपस्थित से है। 2 स्थितियाँ होती हैं, एक स्थिति वो है जब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित नहीं है उस दिन, या दूसरी परिस्थिति हो सकती है दोनों के पद रिक्त हैं, उन पर निर्वाचन ही नहीं हुआ है। तो पहली कंडीशन यहाँ पूछी जा रही अनुपस्थित। अनुपस्थित में अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं तो उसके लिए लोकसभा द्वारा एक पैनल बनाया जाता है, और उस पैनल में वरिष्ठता के आधार पर सांसदों का नाम दिया जाता है, एक सूची बनाई जाती है। तो यदि उस लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उसके स्थान पर उस पैनल का कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकता है, यानी पीठासीन अधिकारी हो सकता है। दूसरी परिस्थिति यहाँ पर वो है कि जब दोनों के पद ही रिक्त हों, अनुपस्थिति तो छोड़िए, पद रिक्त हों, तब क्या होगा। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। दोनों ही स्थितियां आप याद रखिएगा, अनुपस्थित है तब कौन करेगा, और अगर दोनों के पद रिक्त हैं तब कौन करेगा। तो ये था आज का वीडियो, आज कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेकर आई थी, और इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं अवेलेबल करा दूंगी। इसको कई पार्ट में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, तो बने रहिए सार्थक क्लासेस के साथ। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, यदि आप जीके से संबंधित
ई बुक या टेस्ट सीरीज़ या फिर ऑनलाइन कोर्सेस अवेल करना चाहते हैं तो आप सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी, अपने हिसाब से आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।